Okay, students. Uh, we are now starting from next topic, that is trade receivables. ओके, ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली क्या है, इसे हम दो एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं। एक तो है डेटर्स, दूसरा है बी आर, जिसे कहते हैं बिल रिसीवेबल। डेटर्स आर ऑल दोज इंडिविजुअल्स from whom we have to receive payments for goods and services rendered. ओके, जो हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उनको क्रेडिट बेसिस पे, ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं उनको क्रेडिट बेसिस पे, उसकी जो पेमेंट हमने रिसीव करनी है किसी इंडिविजुअल से या फर्म से, हम उसे क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। ओके, और यही डेटर्स अगर आपके कोई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब देयर इज ए ड्रॉर, देयर इज ए ड्रॉई। एक एक वर्ड होता है ड्रॉर और एक होता है ड्रॉई। इसे हम कहते हैं मेकर ऑफ बिल। इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर ऑफ बिल। ओके, this person has made a bill and issued to this person. ओके, और इसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, किसने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉई ने। तो इसके लिए, ड्रॉर के लिए वो बिल क्या बन जाएगा, बी आर बन जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा ड्रॉर के लिए, वो बी आर। ओके, सो बिल रिसीवेबल is an instrument issued by drawer. Okay, it is an instrument, it is a negotiable instrument issued by drawer and accepted by
drawee to make payment within stipulated time period okay that instrument issued by drawer will be considered as BR। ठीक है जी। तो ये है आपके पास BR और आपके पास डेटर्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, अब हम चलते हैं दूसरा एलिमेंट, दैट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है? दो एलिमेंट्स, क्रेडिटर्स ओके प्लस बिल्स पेबल। ओके, creditors are all those people, all those individuals or firm to whom payment is to be done for purchase of goods and services on credit basis। आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस पे, उसकी आपको पेमेंट करनी है, तो आप क्या बन जाओगे? क्रेडिटर बन जाओगे। ओके, और बिल्स पेबल क्या है? ये है आपके पास, वही हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है। ओके, जिसने पेमेंट करनी है, जब उसने जो बिल इशू किया था ड्रॉर से उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, जो बिल इशू किया था ड्रॉर ने उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो जो बिल एक्सेप्ट किया था ड्रॉई ने, वो क्या बन जाएगा आपके लिए? बिल्स पेबल। ओके, तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए? ऑल दोज negotiable instruments which a drawee has accepted for making payments will be considered as bills payable। ओके, तो ये आपके पास
बिल्स पेबल आ गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट विच इज योर गुड्स। नेक्स्ट एलिमेंट इज goods. Goods are all those elements which have been purchased for resale purpose. या आपने वो जो गुड्स परचेज किए हैं जिनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फर्दर रीसेल पर्पस के लिए आपने एक्वायर किए हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कंसिडर करते हैं? गुड्स। ओके, ऑल दोज एलिमेंट्स or items purchased for resale purpose. ओके, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? गुड्स। या जो एलिमेंट्स और आइटम्स आपने परचेज किए जिनको आपने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया फॉर फर्दर रीसेल पर्पस, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? गुड्स कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ a business is dealing in tea but sells a piece of land for investment in business, okay, that sale will not be treated as गुड्स। आप उसे गुड्स नहीं ट्रीट कर सकते। क्यों? आपका मेन काम तो चाय बेचने का था, आपने पीस ऑफ लैंड को बेचा और अपने उसे इन्वेस्ट करना है, तो आप रेगुलर बेसिस पे तो डील कर ही नहीं रहे हो उस लैंड में। लैंड की परचेज सेल में रेगुलर बेसिस पे डील नहीं कर रहे हो। आपके पास एक लॉन्ग टर्म एसेट था, आपने उसे बेचा और आपने उसे इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो वो जो आपने सेल ऑफ लैंड की है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड्स, रेदर the purchase and sale of tea on regular basis, okay, will be considered as goods. Okay, next element which we are going to deal is that is cost. Cost is the total amount spent in purchase, converting them into finished goods and further sale to earn प्रॉफिट और ओके, उसे कॉस्ट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई बिजनेस पहले से स्टार्टेड है तो आप क्या करोगे? उसमें एक ओपनिंग स्टॉक होगा, जो हमने स्टॉक एंड इन्वेंट्री में पढ़ा था कि वो फिनिश गुड्स जो आपने परचेज किए थे फॉर रीसेल पर्पस, बट उनमें से
कुछ स्टॉक आपका अनसोल्ड पड़ा है इन द बिगिनिंग ऑफ सेशन, तो हम उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। फिर आपने कुछ गुड्स को परचेज किया ड्यूरिंग ईयर, उसे हम क्या कहते हैं, परचेजेस। ओके, उसमें से कुछ आपके गुड्स डिफेक्टिव थे, वो वापस चले गए, उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। तो ये नेट परचेजेस है आपके पास। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस जो वेजेस इन्वॉल्व हुई हैं उस प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में, ये तो वो वेजेस हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी जो आपकी लगी, फिर कस्टम्स ड्यूटी जो आप पे चार्ज हुई है क्योंकि आपने बाहर से मंगवाए थे गुड्स, रॉ मटेरियल। ओके, जो ऑक्ट्राई ड्यूटी लगी है आपकी सिटी लिमिट्स के अंदर लाने के लिए, ओके, जिसे म्युनिसिपल टैक्स भी कह सकते हैं। फिर आपके फैक्ट्री की जो फैक्ट्री लाइट एंड पावर जो आपने यूज की फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, या कोल गैस एंड पावर जो भी कंज्यूम हुआ है आपका, तो इन सारों को जब आप ऐड करते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी कॉस्ट बन जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स और कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड विच इज देन यूज्ड फॉर फर्दर सेल। तो सेल के लिए आप जब गुड्स बाहर भेजते हो तो आप एक क्या लगाते हो, कैरेज आउटवर्ड्स, ओके, एंड फ्रेट चार्जेस। तो ये सारा कुछ आप इन्वॉल्व करते हो, तो इससे कॉस्ट होती है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रॉफिट ऐड करके गुड्स को सेल कर देते हो, तो सेल में से जब कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। सो दैट इज व्हाट द बेसिकली द कॉस्ट इज। अब इसमें कॉस्ट में उन्होंने दो डेफिनेशंस यूज की हैं। वन इज एक्चुअल कॉस्ट and another is notional. एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है कि आपका इन ओरिजिनल टर्म्स जब आपने खर्चा किया तो कितना रियलिटी में आपका खर्चा हुआ है। और नोशनल एक्सपेंड कॉस्ट का मतलब है कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी, कि कितना खर्चा हो सकता है, जिसे हम डीम्ड कॉस्ट भी कहते हैं, कि इतनी कॉस्ट लग सकती है एक बिल्डिंग को इस्टेब्लिश करने में, उसे हम क्या कहते हैं, डीम्ड या नॉशनल। और रियल टर्म्स में जो आपका खर्चा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। ओके, तो ये आपके पास दो टर्म्स यूज की गई हैं। एंड देन वी हैव अनदर एलिमेंट विच इज नोन एज वाउचर। ओके, अब वाउचर क्या होता है आपके लिए? वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच ऑथेंटिकेट्स ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज अ डॉक्यूमेंट which authenticates a business transaction। ओके, आपकी ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करता है, वो वैलिडेट करता है कि हाँ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी। अगर आपने वाउचर नहीं पास किया है तो आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या बिजनेस एक्टिविटी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड की है
उसे कोई भी वैलिडेट नहीं करेगा, लीगली उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक वाउचर पास करोगे, एक वाउचर राइट डाउन करोगे which will legally authenticate that yes a transaction has actually happened। तो ये वाउचर तीन तरीके से होते हैं, एक होता है क्रेडिट वाउचर, दूसरा होता है डेबिट वाउचर, और तीसरा होता है आपके पास ट्रांसफर वाउचर। क्रेडिट वाउचर, इसमें पार्टी का नाम क्रेडिट हो जाता है। डेबिट वाउचर का मतलब है कि इसमें पार्टी का नाम डेबिट कर दिया जाएगा। और ट्रांसफर वाउचर है जिसमें क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल होती है, एक पार्टी डेबिट होती है, दूसरी पार्टी क्रेडिट होती है ट्रांसफर वाउचर में। अब जब पार्टी का नाम क्रेडिट हो गया क्रेडिट वाउचर में, तो ये मतलब ये रिसिप्ट्स का वाउचर है। ये किसका वाउचर है? रिसिप्ट्स का वाउचर है। ओके, ये जो वाउचर है ये पेमेंट वाउचर है। यहाँ पार्टी का नाम डेबिट हो गया। ओके, और ये क्रेडिट परचेज एंड सेल का वाउचर है। ठीक है जी, तो ये आपके पास वाउचर्स हैं। तो ये वाउचर क्या है? एक लीगली आइडेंटिफाइबल डॉक्यूमेंट है जो नंबर्ड होता है, काउंटर साइंड होता है बाय अथोराइज्ड पर्सन विच अथोराइजेज और ऑथेंटिकेट्स एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं। ओके, इसके बाद एक और स्टेटमेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट बेसिकली क्या है? इट इज द बेनिफिट अलाउड बाय अ सेलर टू द बायर। इट इज अ बेनिफिट अलाउड बाय अ सेलर टू द बायर। ओके, किसके लिए? टू इम्प्रूव अपॉन सेल्स। सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं। ये दो तरह से डिस्काउंट्स हैं आपके पास। ओके, एक तो है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा है आपके पास कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, मतलब आपने कैश पे किया नहीं पे किया, क्योंकि आप अपने बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपने एक ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है जो दैट कैन बी 5%, 7%, 10%, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस, के हर बिजनेस कितना ट्रेड डिस्काउंट देना चाहता है। इस ट्रेड डिस्काउंट को देने का मतलब ये है, अगर आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हो, देन यू ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट टू द ऑपोजिशन पार्टी। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जब आपने पेमेंट करने के लिए कहा है सामने वाली पार्टी को कि जी आपको 90,000 रुपीज पे करने हैं, तो सामने वाली पार्टी कह रही है कि कोई डिस्काउंट दोगे, तो यू सेड यस वी विल ऑफर यू ए डिस्काउंट, बट इफ यू मेक द पेमेंट विद इन 7 days, so we will provide you a discount of 2 or 3 or 4 or 5%, whatever the margin
the seller considers is comfortable, he will provide that type of discount on payment of cash within the stipulated time period. उसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे, कैश डिस्काउंट. So trade discount is a discount which is offered on every business transaction, whether you have paid cash or not. This discount is offered to improve upon the sales, whereas to improve upon the circulation of the cash in the business, we offer a special discount which is known as cash discount. और इसमें क्या है, हम स्पेशल बेनिफिट देते हैं अगर पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कर देती है पार्टी, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं. फिर इसके बाद एक और एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं रिबेट. रिबेट आपके पास क्या है? ये बेनिफिट आप क्या करते हो? डायरेक्टली अलाउ करते हो, सेलर अलाउ करता है एक्स्ट्रा देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ओके, क्यों? आप क्यों देते हो? कि ये रिबेट आपने दे दिया कि चलो गुड्स में कुछ डिफेक्ट था, उसके कारण आपकी कहीं जो क्या कहते हैं सेल है वो गड़बड़ ना हो जाए. मान लीजिए कि आपके पास क्लियरेंस रिबेट आती है कि आपको सामान निकालना है, अब आपका थोड़ा सा डिफेक्टिव है वो गुड्स, तो आपने क्या किया? आपने बता दिया कि ये तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट तो है ही है, आपको हम स्पेशल रिबेट दे रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट है, जिसके कारण आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. और सामने वाली पार्टी को लग रहा है कि ओके, इट्स बेटर टू हैव सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट के, क्योंकि इसमें उनको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, एंड nobody will come to know that there is some defect or default in this product. ओके, या वो एज पर स्पेसिफिकेशन, मतलब जैसे साइज मान लीजिए, शू का साइज थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, कलर में कुछ फेडिंग हो गई, मगर एक नॉर्मल आई से कस्टमर को नहीं पता लगता है, बट बायर को पता लग रहा है, जो सेल आपका क्या कहते हैं बिजनेसमैन है उसको पता लग रहा है, बिकॉज ही इज डेली डीलिंग इनटू द प्रोडक्ट्स. ओके, ही इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि इस शर्ट में, इस ट्राउजर में, इस ड्रेस में या इस प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है. तो वो क्या करता है? वो परचेज कर लेता है फ्रॉम द सेलर ऑन अ स्पेशल डिस्काउंट दैट इज नोन एज रिबेट, और फिर वो उसको अपने हिसाब से क्लियरेंस सेल में निकाल देता है एंड मार्जिन्स अर्न कर लेता है. तो ये जो आपके पास है, जैसे मान लीजिए कि अमेजन ने कुछ प्रोडक्ट्स भेजता है, तो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं या उससे एक्सेप्ट नहीं करते हैं डिलीवरी को. तो वो जो प्रोडक्ट्स अमेजन के पास वापस चले जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को दे वांट टू क्लियर. सो व्हाट दे डू इज दे ऑफर टू द पार्टीज कंसर्न who want to buy them in bulk at a special discount that is known as rebate, and that is what the another important element is. फिर आपके पास है एक और एलिमेंट जिसे कहते हैं हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स. अब हमने क्या किया है? सबको क्लब कर दिया है, ओके, इनटू वन टैक्स विच इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो ये आप जब परचेज करते हो तब आप पे टैक्स लगा दिया जाता है, मतलब एट द वेरी बिगिनिंग जहां से वो परचेज हुआ है, जैसे फैक्ट्री से प्रोड्यूस हुआ है, तो फैक्ट्री से जिसने परचेज किया उसको वहां पे जीएसटी का टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा, और वो जब वो उसे सेल करेगा तो वहां से वो रिकवर कर लेगा. मगर इसके लिए, रिकवरी के लिए, ये जरूरी है कि उसका ई वे बिल, डॉक्यूमेंटेशन जरूर हुई होनी चाहिए कि उसने वो प्रोडक्ट्स बेचे हैं या उसने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं. अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने टैक्स पे किया था? तो आप कैसे रिकवर कर पाओगे उस टैक्स को? तो जो आपने डॉक्यूमेंटेड टैक्स पे किया है उसे आप एट द सेल पॉइंट जाके रिकवर कर लोगे. अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर आ रहा है
कि आप वैक्सीन पे 5% टैक्स ले रहे हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो प्रोड्यूसर है वो टैक्स पे करके आ रहा है पहले ऑन द रॉ मटेरियल, तो वो कैसे अपना इनपुट क्रेडिट लेगा? तो द एक्सपर्ट्स कमेटी हैज स्टेटेड कि आप 5% टैक्स मत लगाइए, आप 0.01% टैक्स लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि नेग्लिजिबल टैक्स हम चार्ज करेंगे फ्रॉम द बायर, बट जो परचेजर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है क्योंकि उसने टैक्स पहले पे किया है फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसने उस पे टैक्स पे किया है, तो वो वहां से रिकवर कर लेगा क्योंकि 0.01% से डॉक्यूमेंटेशन हो गई कि हाँ जी आपने टैक्स आगे लिया है, सेलर ने आपको टैक्स पे किया है, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो कि मैंने जो टैक्स पे किया था वो मेरे को रिफंड किया जाए, बिकॉज आई हैव डिपॉजिटेड यू द अमाउंट विच आई ओ टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एंड रेस्ट जो पैसा मैंने एक्स्ट्रा दिया है वो मेरे को मिल जाना चाहिए। तो ये इस तरीके से जीएसटी का सिस्टम है कि जीएसटी में क्या है कि आप जब रॉ मटेरियल परचेज करते हो तब आप पे या उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगते हो तब आप पे टैक्स लग जाता है, और आप उस टैक्स को सेल पॉइंट पे जाके रिकवर करते हो, तो इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है आपको। And whatever the amount is to be deposited, that is deposited with which is collected from the at the sale point will be deposited into government's treasury. Okay. फिर आपके पास कुछ और इन्होंने ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, जैसे एंट्री। एक एंट्री क्या है? इट इज द ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम उसे क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। फिर बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स होता है कि मान लीजिए डेटर से जिनसे आपने 5 लाख रुपीज रिकवर करने थे, बट उसने कहा कि मेरे पास तो 4 लाख रुपीज ही हैं देने के लिए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो जो 1 लाख रुपया आपका डूब गया, जो आप रिकवर नहीं कर पाए डेटर से, उसे आप क्या कहते हो? बैड डेब्ट्स कहते हो। ओके। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज नोन एज इंसॉल्वेंट। ओके। इंसॉल्वेंट क्या है? कि द पार्टी कंसर्न्ड इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे द डेब्ट्स बैक, दैट पार्टी इज नोन एज इंसॉल्वेंट। मान लीजिए कि आप से मैंने पैसे रिकवर करने हैं, बट आप कह रहे हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आई कैन ओनली पे 20% ऑफ द मनी विच आई हैव रेज फ्रॉम यू, तो हम उसे क्या कहेंगे कि द पर्सन कंसर्न्ड हैज टर्न्ड इनटू इंसॉल्वेंट, कि उसके लॉसेस हो गए हैं, अब वो पैसा नहीं पे कर पाएगा। तो ये आपके पास टर्मिनोलॉजी है इंसॉल्वेंसी की। ओके, so this is all for today. So we have done the points: entry, bad debts, and insolvent. Okay, ये आज यहाँ तक हमारी हो गए। So we are left with 3 or 4 elements, वो कल खत्म करेंगे। Thanks. Any doubts you can ask? हाँ जी, कोई डाउट्स हैं पूछ सकते हो। व्योम, सुहानी, इशिका, पलक, अग्रिमा। No doubt, sir. Okay, thanks.